तो सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाई है वीडियो में, बट जितनी चीज़ें कवर हुई है उतनी चीज़ें 95% उनमें से चीज़ें आने ही वाली है एग्ज़ाम में। तो एक बार गो थ्रू कर लेना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना है। सारी चीज़ें कवर भी नहीं हो पाई है, ऑलमोस्ट 50% भी नहीं हो पाया कवर, बट जितनी चीज़ें भी कवर हुई है वो पक्का आएंगे ही। तो एक बार 2x स्पीड पे देखने में कुछ भी लॉस नहीं है, ठीक है। तो एक बार वो देख लेना। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम पूरा करने की एंड सेम के वक्त वीडियो के अंदर। अभी के लिए क्वेश्चन बैंक रिफ़र कर सकते हो, और जो क्लासरूम में नोट्स भेजे हैं वो रिफ़र कर सकते हो, जिससे और बाकी का 50% सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वीडियो बनाने की। इस बार सिर्फ CGM में नहीं बन पाया है क्योंकि ऑलरेडी एग्ज़ाम पास में है। रात के अभी 3 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। मैं सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, ठीक है। तो ये CGM का वीडियो अब स्टार्ट हो रहा है, और सब कुछ कवर नहीं हो पाया, बट जितना हो पाया कवर उतना मैंने कर दिया है। 4 से शुरू करते हैं आज, क्योंकि सीधा न्यूमेरिकल्स पर एल्गोरिथम्स पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम कंटेंट कवर करने का। जैसे तो सबसे पहले VR और AR ये दो मेन कंपोनेंट्स है इस चैप्टर के, ठीक है। VR क्या है और AR क्या है हम सबको पता ही है। ये है वर्चुअल रियलिटी, और ये है ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, हम सब ने ही रिसेंट न्यूज़ सुनी थी जो एप्पल ने उसका हेडसेट लॉन्च किया था, मिक्स्ड रियलिटी पे बेस्ड था वो, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था। 3 लाख 4 लाख सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स उसको लेके वीडियोस बनाए थे, तो सबने देखा ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। एप्पल ने जो विजन प्रो लॉन्च किया था उसका इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो क्या होता है ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, ये तो कोई बताने जैसी चीज़ नहीं है, सबको पता ही है, ठीक है। तो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी दोनों को हम जनरली सेम टर्म समझते हैं, दोनों का मतलब सेम समझता है कि वही है। एक नया वर्ल्ड बन जाता है, वहाँ पे हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि फिज़िकली एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं है, रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। पर एक्चुअल में दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है वही देखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले वर्चुअल रियलिटी क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। VR क्या होता है, हम सब ने VR हेडसेट्स देखे हैं। अब VR हेडसेट्स में एक्चुअल में होता क्या है, जो जो सामने हमारे एक्चुअल में प्रेजेंट होता है वो नहीं दिखता है, उसकी जगह कोई और वर्ल्ड दिखता है, कोई और इमेजिनरी वर्ल्ड दिखता है जहाँ पे हम पहुँच जाते हैं VR हेडसेट पहनते ही। अब वो चीज़ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम वहाँ जाके गेम्स खेल सकते हैं, वहाँ जाके मूवीज़ देख सकते हैं, या फिर अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो एक नया वर्ल्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। न्यू डिजिटल वर्ल्ड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये वर्चुअल रियलिटी की हेल्प से हो रहा है। वर्चुअल रियलिटी जो टेक्नोलॉजी है, उन्होंने सॉफ्टवेयर इस तरीके से बिल्ड किए हैं कि आपको आपके मोशन डिटेक्ट कर रहे हैं, आप आगे चल रहे हो तो उस VR हेडसेट में भी जो व्यूज़ है वो आगे चलते हुए आएंगे। इस तरह उन्होंने डेवलप किया है मोशन सेंसर्स से, कंप्यूटर विजन यूज़ करके, ठीक है। तो ये वर्चुअल रियलिटी इस पे चीज़ पे बेस्ड है। वर्चुअल रियलिटी का मतलब क्या है वो हम आगे देखते हैं। वर्चुअल रियलिटी एक्चुअल में एक नया डिजिटल वर्ल्ड प्रोवाइड करता है, जो भी यूज़र्स हैं उनको कहीं अलग जगह पे पहुंचा देता है, अलग दुनिया में, ठीक है। ये एक VR हेडसेट पहना, और ये थोड़ा हमारे बजट का VR हेडसेट है, तो मैं किसी अलग ही वर्ल्ड में आ गया जहाँ पे जो एक्चुअल में मेरे सामने प्रेजेंट है वो मुझे नहीं दिख रहा है, बट मुझे गेम खेलना है तो मैंने हेडसेट पहना एक, और मेरे सामने रियल में कोई हॉर्स आ गया, उस पर मैं बैठा हूँ और मैं अपने रिमोट से उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। कार मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं फाइट कर सकता हूँ रिमोट से, ठीक है। तो इस तरह काम करता है वर्चुअल रियलिटी। एक्चुअल में ऑगमेंटेड रियलिटी सॉर्ट ऑफ सेम ही सिमिलर चीज़ ही है। क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। उससे पहले देखते हैं VR 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है AR और VR पे। एक तो दोनों पे इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन आ सकता है कि AR और VR क्या है, और उनके कंपोनेंट्स क्या है, उनके एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। एप्लीकेशंस तो हम भर भर के लिख सकते हैं कि गेमिंग के वक्त यूज़ होता है, गेमिंग इंडस्ट्री में, वर्चुअल टूरिज्म में होता है,
इसके बाद मेडिकल ट्रेनिंग में होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग में होता है, बहुत सारी जगह पे वर्चुअल रियलिटी वीआर हेडसेट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, बट बहुत सारे जगहों पे रियल लाइफ में भी यूज़ होता है, ठीक है। आपने गेमिंग रूम्स देखे होंगे, वहाँ पे ये सेटअप किया होता है, आपके सामने एक टीवी होता है, वो एक्चुअली पार्ट ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, आगे देखते हैं उस चीज़ को भी, ठीक है। पर अभी के लिए वीआर के जो 3 टाइप्स है, 3 प्रकार है, वो देखते हैं। एक है नॉन इमर्सिव, ठीक है, ये है नॉन इमर्सिव वीआर सिस्टम, या फिर हम सिर्फ नॉन इमर्सिव रखते हैं। एक है सेमी इमर्सिव, ठीक है, और एक है फुली इमर्सिव, ठीक है। ये 3 अलग अलग टर्म्स हैं। अब इमर्सिव का मतलब क्या है वो सिर्फ पता करना है, इन तीनों टर्म्स का मतलब पता चल जाएगा। तो नॉन इमर्सिव में हम फुल इमर्सिव से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फुल इमर्सिव में क्या होता है, हमारे हेडसेट पहनने के बाद, हमारे हाथ में कंट्रोल्स, सारे इनपुट डिवाइसेस लेने के बाद, हम एक नए वर्ल्ड में ही चले जाते हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है। जहाँ पे हम रियल वर्ल्ड से पूरे ही अलग हो जाते हैं। हमारा ब्रेन उस तरह काम करता है कि अब हम वहाँ पे है ही नहीं। पूरा नया वर्ल्ड वाला फील देने के लिए फुली इमर्सिव वीआर हेडसेट्स जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। ये फुली इमर्सिव टाइप ऑफ वीआर हेडसेट है, जिससे जिससे एक नया वर्ल्ड बनता है और हम वहीं पे ही पूरे 100% वहीं पे ही पहुंच जाते हैं। मतलब हमको रियल वर्ल्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता जब तक हमने हेडसेट पहन रखा है। तो सेमी इमर्सिव का मतलब भी हम समझ सकते हैं अब इसी टर्म से, और नॉन इमर्सिव का मतलब भी समझ सकते हैं। इस सेमी इमर्सिव का मतलब हमें रियल वर्ल्ड का पता होता है, साथ में हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इन 3 टर्म्स का मतलब। नॉन इमर्सिव मतलब हम किसी किसी प्लेन प्लेन चार्ट के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ हमारे वीआर हेडसेट के थ्रू, ठीक है। तो वो नॉन इमर्सिव, हम रियल वर्ल्ड पे ही कुछ एडिशनल चीज़ सुपर इम्पोज कर रहे हैं। सुपर इम्पोज वाला टर्म जो है ऑगमेंटेड रियलिटी में यूज़ होगा, बट वही चीज़ है। नॉन इमर्सिव का मतलब हम रियल वर्ल्ड वाली चीज़ों के बारे में भी अवेयर है, साथ में वर्चुअल वर्ल्ड में भी हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो नॉन इमर्सिव टाइप ऑफ वीआर सिस्टम हुआ, ठीक है। तो ये वीआर के बारे में हमने देखा। अब वीआर इतने में ख़त्म नहीं होता, वीआर के कंपोनेंट्स है। अब सपोज़ कोई वीआर सिस्टम बनाया है किसी ने, तो उसके कंपोनेंट्स होंगे, उसने क्या क्या यूज़ किया है, ठीक है। अब सबसे पहले सिंपल चीज़ है, कंप्यूटिंग डिवाइस चाहिए, ठीक है। कंपोनेंट्स पूछ सकते हैं, इसलिए एक बार ऊपर ऊपर से डिस्कस कर रहे हैं। कंप्यूटिंग डिवाइस चाहिए जिससे हम प्रोसेस कर पाए किस तरह जो है यूज़र या फिर ह्यूमन जो है किस तरह स्टेप्स ले रहे हैं, उस वही सारे एक्शंस हमको वीआर हेडसेट में डालने पड़ेंगे, ठीक है। उस तरीके से वीआर हेडसेट में डिजिटल वर्ल्ड में भी एक्शंस उस हिसाब से चलने चाहिए, ठीक है। इंटरेक्शंस ईजी करने के लिए, या फिर इंटरेक्शन पॉसिबल करने के लिए, या फिर उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए। अब हमने देखा है कि हम आगे चल रहे हैं, हमारे पैर आगे रख रहे हैं, तो हेडसेट के अंदर भी हमने देखा, हेडसेट के अंदर भी एक आगे की तरफ मूवमेंट होता है, जिससे सच में लगे ऐसा कि हम रियल वर्ल्ड में भी, सॉरी वर्चुअल वर्ल्ड में भी सच में आगे चल रहे हैं। हम हाथ उठाते हैं तो उसमें भी एक वेपन के साथ हाथ उठता है हमारा वर्चुअल बॉक्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको रियल रियल की तरह फील करवाती है, वर्चुअल वर्ल्ड में रियल की तरह फील करवाती है। तो ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस की वजह से होता है। इसके साथ साथ एक हमारे पास एच होता है, ठीक है। एच होता है एक्चुअली, हेड माउंटेड डिस्प्ले, ठीक है। हेड माउंटेड डिस्प्ले क्या होता है, हमारे पास एक सर पे हेलमेट कह सकते हैं या फिर हेडसेट कह सकते हैं, जो कि इस तरह कवर करता है आइस को कि बाहर की चीज़ें कुछ ना दिखे, रियल वर्ल्ड वाली चीज़ें ना दिखे। तो वो डिस्प्लेस जो है वो पूरे तरीके से कवर कर देती है वीआर हेडसेट को, ठीक है। इस केस में नहीं कर रहा, ऊपर नीचे से हम देख पा रहे हैं, पर जो वीआर हेडसेट है वो पूरा कवर कर देते हैं, जिससे रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो कभी भी पता ही नहीं चल सकता। अगर पता करना है फिर भी वो ग्लासेस के थ्रू ही होगा, अगर वीआर हेडसेट्स बंद है या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी की बात है तब। अभी के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी बीच में नहीं ला रहे, इस अगली बार से नहीं लाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ सेंसर्स होते हैं,
जो बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, कुछ मोशन डिटेक्शन के लिए सेंसर्स होते हैं, और कुछ सेंसर्स होते हैं हमारे जो वेपन्स उठा के अटैक करने के लिए, या फिर वो भी मोशन डिटेक्शन सेंसर में ही आया। बट बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, क्योंकि एक सेंसर दो सेंसर होने से हम सिर्फ पूरा गेम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। हम प्रेजेंट कहीं और है, गेम हमारे मॉनिटर पे चल रही है, तो सारे सारे ही डिवाइसेस पे सेंसर्स होंगे, जिससे पता चल रहा होगा कि हाँ, हम गेम में ये कर रहे हैं तो सच में ये होना चाहिए गेम में, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं तब अच्छे से समझ आएगी, ऐसे कोई समझा नहीं सकता कि कैसा एक्सपीरियंस है वीआर बॉक्स का, ठीक है। हम सब ने ही देखा है वीडियोस में, और हो सकता है किसी ने यूज़ भी किया हो, तो अच्छा एक्सपीरियंस है यूज़ करना वीआर हेडसेट्स वाला। अब डिसएडवांटेजेस भी है, आई स्ट्रेन होती है और ये सब, पर हम वो कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। पढ़ने के लिए हम वो कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। इसके सिवाय हम इनपुट डिवाइसेस लेते हैं, ठीक है, जो यूजुअली गेम्स में यूज़ हो रहा है, या फिर हमने देखा है कि एप्पल विजन प्रो में हम पिंच कर रहे हैं तो जूम हो रहा है, पिंच आउट कर रहे हैं तो जूम आउट हो रहा है, क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ क्लिक भी हो रहा है, हम सच में कीबोर्ड से टाइप भी कर पा रहे हैं, जो कीबोर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता वो हवा में हम टाइप कर रहे हैं और वहाँ पे टाइप हो रहा है, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइसेस है, या फिर इनपुट डिवाइसेस कह सकते हैं, जो हम इंटरैक्ट करने के लिए जहाँ से हम कमांड दे रहे हैं। हम कभी वेपन यूज़ करते हैं गेम खेलने के लिए, तो उसमें एक हमारे पास ये होता है, हाथ में पकड़ने के लिए डिवाइस होता है, ठीक है, जिससे हम अटैक करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं गेम में, तो वो एक इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। कुछ टूल हो सकता है या फिर कोई वेपन हो सकता है गेम के केस में, तो ये भी एक नेसेसरी चीज़ है वीआर, एक वीआर सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। इसके सिवाय ऑडियो सिस्टम्स होते हैं, हम अगर गेम खेल रहे हैं तो सच में वो एक्सपीरियंस आना चाहिए कि किस साइड से कौन अटैक करने वाला है, या फिर क्या चल रहा है गेम में एक्चुअल में, वो आवाज़ से भी एक तरीके से एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। तो हमने हेडसेट लगाए हैं वीआर के, तो हो सकता है कान में भी, ईयर्स में भी कवर कर रहे हो, जिससे गोलियों की आवाज़ आ रही हो, या फिर लेफ़्ट साइड में कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो लेफ़्ट साइड में से आवाज़ आए, कोई कॉल आ रहा है तो राइट साइड से आवाज़ आए। इस तरह हम वर्चुअल रियलिटी में अच्छा एक्सपीरियंस कर पाए, इसलिए हमारे पास ये भी होते हैं ऑडियो सिस्टम्स, ठीक है। एक लास्ट कंपोनेंट है जो हमारे नोट्स में लिखा था, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अब सॉफ्टवेयर कैसे, हमने एप्पल विजन प्रो में बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलते हुए देखे, जीमेल चल रहा है विजन प्रो में, और एप्पल मेल चल रहा था एक्चुअली, फिर फ़ोटोज़ चल रहे हैं, वो फ़ोटोज़ को हम सोफ़े पे लेटते हुए हवा में हाथ स्वाइप करके स्वाइप कर पा रहे हैं फ़ोटोज़ को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर की वजह से है। जो गूगल फ़ोटोज़ है या फिर एप्पल में जो फ़ोटोज़ है, वो विजन प्रो में इंटीग्रेट किया है, जिससे हम हैंड गेस्चर्स से फ़ोटोज़ चेंज कर पा रहे हैं, हवा में ही हैंड गेस्चर्स करके, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स है जो कि वीआर सिस्टम बनाने के लिए ज़रूरी है, एक अच्छा वीआर सिस्टम बनाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसके सिवाय ऑगमेंटेड रियलिटी पे हमने बात नहीं किया, ऑगमेंटेड रियलिटी पे भी सेम क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है दोनों के बीच का डिफरेंस, एआर वर्सेस वीआर, ठीक है। ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, और इवन सब इस सब्जेक्ट के बाहर भी यूज़ होता है ये टर्म्स, ए आर वर्सेस वी आर। तो ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है एक्चुअल में, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को मोस्टली पीपल सेम कंसीडर करते हैं, जो इस फील्ड में नहीं है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब है हम रियल वर्ल्ड पे कुछ, कोई इमेज या फिर कोई वीडियो या कोई डेटा को सुपर इम्पोज कर रहे हैं। अब हमने 6D मूवीज़ या फिर 3D मूवीज़, 4D मूवीज़ वो सारी देखी होती है, कहीं कहीं भी जाते हैं तो उसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो ग्लासेस से इस तरह फील करवा रहे हैं कि वो चीज़ें बाहर हैं। अब ये 3D मूवीज़ में तो सिर्फ फील ही होता है कि स्क्रीन से, डिस्प्ले से बाहर आ रही है चीज़ें, पर जो हम 5D मूवीज़, 6D मूवीज़ देखने जाते हैं उनमें कुछ रोलर कोस्टर की तरह होता है, या फिर मोस्टली रोलर कोस्टर ही होता है, जिसमें आपके सीट्स भी मूव कर रहे होते हैं, चेयर जिस पे आप बैठे हो वो भी रोलर कोस्टर के मूवमेंट के हिसाब से मूव कर रहे होते हैं। और कभी कभी वो लोग ब्लोअर रखते हैं जिससे हवा भी आती है, तो बहुत ज़्यादा स्पीड से आता है तो वो भी फील होता है। और ग्लासेस तो पहने ही होता है तो रियल लाइफ में हो रहा है ये भी फील होता है। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी का पार्ट है
कि चेयर सच में वहाँ प्रेजेंट है जो मूव कर रही है। जो हवा आ रही है वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड नहीं है, वो खुद ब्लोअर ब्लो कर रहा है। हम जो आगे रोलर कोस्टर देख रहे हैं, वो रोलर कोस्टर एक्चुअल में जो है सुपर इम्पोज किया होता है, बट पीछे स्क्रीन पहले से वहीं पे ही प्रेजेंट होती है, स्क्रीन के ऊपर ही रोलर कोस्टर हमको दिखता है। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी का पार्ट है कि हम पूरे ही नए वर्ल्ड में नहीं चले जा रहे, बट हम एक ऐसा डिस्प्ले बना, एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे हैं जहाँ पे रियल वर्ल्ड वाली चीज़ों के ऊपर ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू चीज़ें सुपर इम्पोज हो रही है, जिससे जिससे अलग ही एक्सपीरियंस मिल रहा है। वो रोलर कोस्टर वाला जो जिसने भी एक्सपीरियंस किया उसको पता होगा। उस केस में हम बैठे स्टेबल होते हैं, बट फिर भी चेयर आगे हो रही है तो गिरने जैसा हो जाता है आगे की, अब गिरने वाले हैं, अब गिरने वाले हैं। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि हम सच में कहीं पे बैठे हैं, बट वो उस बैठने के तरीके को चेंज कर दिया, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स डाल दिए, कुछ फिल्टर्स डाल दिए, जिससे जिससे फील होता है कि हम सच में कहीं और पहुंच गए हैं। एक्चुअल में ये वहीं पे ही है। अब अगर एग्जांपल ले कि एप्पल विजन प्रो में ऐसे क्या क्या फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स है। एप्पल विजन प्रो में भी हम अ, कुछ प्रेजेंट है, हमारी दीवार है, वॉल है, प्लेन दीवार है, वहाँ पे हम अपनी डिस्प्ले ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ हेडसेट के अंदर ही दिख रहा है, बाहर ऐसा कुछ भी है नहीं। तो एक्चुअल में वॉल प्रेजेंट है, बस उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये पार्ट है ऑगमेंटेड रियलिटी का कि हम किसी नए वर्ल्ड में नहीं पहुंच जा रहे जहाँ पे सब कुछ ही अलग है, हम अपने रियल वर्ल्ड में ही है, बस कुछ चीज़ उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिससे कुछ नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। ठीक है। अब बहुत सारे यूज़ केसेस है इसके भी, काउंट करने जाएंगे तो ये भी गेमिंग में यूज़ होता है और बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है ये। ठीक है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के बीच में ये माइनर डिफरेंस है कि वर्चुअल रियलिटी में हम सच में ही एक वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। ये डिफरेंस बिटवीन में ये लिखा हुआ है नोट्स में कि ऑगमेंटेड रियलिटी में 25% वर्चुअल है और 75% रियल है। ठीक है, ये लिख सकते हैं डिफरेंस में। और वर्चुअल रियलिटी में 25% रियल है और 75% वर्चुअल है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है दोनों में। और इस तरह बहुत सारे पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं कि उसमें वर्चुअल रियलिटी में हम एक नए वर्ल्ड में ही आ जाते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी में हम रियल वर्ल्ड में ही प्रेजेंट होता है। वर्चुअल रियलिटी में हमको एक हेडसेट मैंडेटरी चाहिए, ऑगमेंटेड रियलिटी में हेडसेट मैंडेटरी नहीं है। वर्चुअल रियलिटी में हम गेम्स खेल सकते हैं जिससे हमको रियल वर्ल्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा उस वक्त, जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी में हमको रियल वर्ल्ड के बारे में भी पता होता है, हम वर्चुअल वर्ल्ड के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं साथ में। तो ये डिफरेंस बिटवीन के पॉइंट्स हैं बहुत सारे, तो ये लिख सकते हैं एग्जाम में अगर आ जाए तो। बहुत ज़्यादा चांसेस है आने की, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है इस चीज़ को। ठीक है, तो ये था पार्ट AR VR वाला। इसके सिवाय इस चैप्टर में से और भी चीज़ें पूछ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ब्लॉकचेन मेटावर्स वाले सारे कॉन्सेप्ट्स डाल दिए हैं इसी चैप्टर में। ठीक है, एक बार वो भी देखते हैं। तो मेटावर्स से शुरू करते हैं। मेटावर्स क्या होता है? अब जो हमने वर्चुअल रियलिटी में देखा कि हम एक नया वर्ल्ड बना रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड बना रहे हैं। ठीक है, उसमें हम अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मेटावर्स का भी एम यही है। मेटावर्स का जो एम है, ये रीज़न है इस टर्म के इन्वेंट होने का, यही है कि हम एक डिजिटल वर्ल्ड बना रहे हैं जहाँ पे हम नॉर्मल इंसान की तरह रह रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल इंसान की तरह मतलब हम जैसे रियल वर्ल्ड में बैंक जाते हैं, हम जैसे रियल वर्ल्ड में लैंड खरीदते हैं, हम रियल वर्ल्ड में गेम्स खेलते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, चाय पीते हैं, हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, UPI ट्रांजेक्शन्स मान लो। ठीक है, मेटावर्स में भी सेम चीज़ प्रोवाइड की है, बट वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में प्रोवाइड किया है। अब मेटावर्स, NFT, ये सब उस कॉन्टेक्स्ट की चीज़ें हैं। मेटावर्स का मतलब क्या है? एक डिजिटल वर्ल्ड है जहाँ पे हमारी सबकी एक एक आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी जो है वो, उस आइडेंटिटी को नाम दे रहे हैं NFT, नॉन फंजिबल टोकन्स। ठीक है, उसका मतलब NFT का मतलब भी साथ में समझ लेते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक मेरा एवतार बनाने की, जो कि मेटावर्स में प्रेजेंट होगा, डिजिटल वर्ल्ड में प्रेजेंट होगा। अब उस डिजिटल वर्ल्ड में जितने भी लोगों का एवतार बना हुआ है, उन सब के साथ मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ।
अब डिजिटल वर्ल्ड में भी मैं एक राउंड पे निकल सकता हूँ। मैं घर बैठे बैठे मेरे फ़ोन के थ्रू उस डिजिटल वर्ल्ड में मेरे अवतार को राउंड पे भेज सकता हूँ। मैं मेरे फ्रेंड्स से 1000 किलोमीटर दूर बैठ के भी वहीं पे ही बात कर सकता हूँ मिल के, मैं बैठ के चाय पी सकता हूँ उनके। ये सब चीज़ें हैं मेटावर्स की, ठीक है। ये इसका पर्पस वही है एंटरटेनमेंट के लिए, बट बहुत सारी जगहों पे इस चीज़ को बहुत प्रमोट किया था। तो डिजिटल वर्ल्ड में भी सबको अपनी एग्जिस्टेंस चाहिए, ये फैलाने के लिए मेटावर्स जैसी चीज़ आई थी। अब मेटावर्स आने के बाद अब बीच में एक ट्रेंड भी चला था 2020s में, कोविड से पहले सब लोग अपना एनएफटी बनवा रहे थे। एनएफटी क्या होते हैं? जो मेरा अवतार था, जो मैंने अभी बताया, वो अवतार एक्चुअल में मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा था, मुझे रिप्रेजेंट कर रहा था डिजिटल वर्ल्ड में। अब रियल वर्ल्ड में मुझे लोग जानते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं मेरी एज इतनी है, मेरा नाम ये है, ये रियल वर्ल्ड में मेरे को जान रहे हैं लोग। अब वर्चुअल वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में सेम एक मेरे जैसा ही एक अवतार है। वो हो सकता है दिखने में भी मेरे जैसा हो, या फिर हो सकता है मैंने विराट कोहली जैसा बना दिया हो क्योंकि मैं विराट कोहली का फैन हूँ, ठीक है। कोई भी अवतार है, बट वो डिजिटली वो वो डिजिटली प्रेजेंट है और वो सिर्फ मेरा है। ये मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू सिक्योर कर पा रहा हूँ। मैं उसको उसके जैसा सेम एनएफटी कोई और अपना नहीं बना सकता, ठीक है। ये चीज़ है नॉन फंजिबल टोकन्स, मतलब वो चीज़ें जो जो मुझे असाइन हुई है, जो चीज़ मेरी है, अब जो जिसका लाइसेंस है मेरे पास, इन शॉर्ट अगर ऐसा समझ लो तो। अब मेरे पास मेरे जैसा सेम अवतार या फिर सेम टोकन वो कोई और नहीं बना सकता। अब वो मेरी डिजिटल आइडेंटिटी हुई जो यूनिक है, किसी और के पास सेम आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। सिमिलर हो सकती है, वो लोग कॉपी बना सकते हैं, बट सेम मेरे जैसा सेम हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टोकन उसका अलग ही होगा। तो हुआ ये हुआ मेरा डिजिटल प्रेजेंस, ठीक है। तो मेरे जैसा और कोई नहीं होगा डिजिटल वर्ल्ड में। तो इस तरह मैं एनएफटी से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सिक्योर कर सकता हूँ कि मेरा ये जो डिजिटल प्रेजेंस है वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये था एनएफटी और मेटावर्स क्या होता है। मेटावर्स एक डिजिटल वर्ल्ड है, एनएफटी एक टोकन है जो मेरी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि सेम आइडेंटिटी किसी और की नहीं है, ठीक है। अब मेटावर्स का एम क्या था? मेटावर्स में हम वीआर इंटीग्रेट कर रहे थे जिससे वो एक्सपीरियंस भी आए कि सच में कॉफ़ी एक्चुअल में मेरे पास है, मैं कॉफ़ी पी भी रहा हूँ, बट सामने मेरा फ्रेंड भी बैठा है और वो फ्रेंड फिजिकली जो है वो 1000 किलोमीटर दूर है, बट एक्चुअल में मेरे सामने बैठ के वो भी कॉफ़ी पी रहा है। ये चीज़ मैं मेटावर्स से एक्सपीरियंस कर सकता हूँ डिजिटल वर्ल्ड में जाके, ठीक है। अब उस डिजिटल वर्ल्ड में मैं अ, अपने ट्रांजेक्शन्स कर सकता हूँ। ट्रांजेक्शन्स के लिए मेटावर्स में जो ये करेंसी यूज़ होती है, वो करेंस तो वो यूज़ होते हैं बिटकॉइंस और ये सारी चीज़ें। हमारे कोई बैंक अकाउंट लिंक नहीं होते वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। हम वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, हम वहाँ पे कॉफ़ी पीने से लेके, गेम्स खेलने से लेके, लैंड परचेस कर सकते हैं, हमारे एसेट्स वहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। हम बहुत सारी चीज़ें जो रियल वर्ल्ड में करते हैं वही सेम चीज़ें हम मेटावर्स में कर सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, ठीक है। ये एम था मेटावर्स का। तो मेटावर्स का मतलब इतना ही है, बस डिजिटली हमारी प्रेजेंस बना सकते हैं और हम डिजिटली सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्योंकि कोविड के टाइम पे ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना पॉसिबल नहीं था, तब लोगों ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया था मेटावर्स के लिए, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज फंड भी कर रही है मेटावर्स को, और ऐसा मेंशन्ड है कि नोट्स में कि $800 बिलियन का मार्केट है 2024 में मेटावर्स का, ठीक है। तो ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं एक आंसर्स में। तो ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं जब हमसे पूछे कि मेटावर्स क्या है, एनएफटी क्या है, अब ये सब लिख सकते हैं। इसके साथ साथ कोशिश रही थी कि मेटावर्स में एआई भी इंटीग्रेट कर पाए, जिससे एआई से क्या होगा बेसिकली, जो हमारे टूल्स है वो खुद लर्न करेंगे कि किस तरह इम्प्रूव करना है खुद को, क्या ह्यूमन के एक्शन लेने पे क्या रिस्पांस देना है, ये सारी चीज़ें। तो मेटावर्स में एआई इंटीग्रेट करने से यूज़र्स का एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा हो रहा था।
बहुत सारे स्टार्टअप्स क्रिएट हुए थे कोविड के टाइम पे मेटावर्स पे, बहुत सारी रिसर्च की थी। फेसबुक ने कोई प्रोग्राम भी चलाया था मेटावर्स पे जो ए आर वी आर को, शायद स्टार्टअप्स को ए आर वी आर अवेलेबल करवाए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, शायद सबने सुना ही होगा मेटावर्स के बारे में। ठीक है, इससे ज़्यादा तो लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं मेटावर्स के नाम पे। ठीक है, इसके सिवा एक और चीज़ थी, मिक्स्ड रियलिटी है एक। ठीक है, मिक्स्ड रियलिटी है, इसको या तो एम आर लिख सकते हैं या तो कुछ लोग एक्स आर भी लिखते हैं। ठीक है, मिक्स्ड रियलिटी का मतलब हमने ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का कॉम्बिनेशन बनाया है, जो कि हम हेल्प करता है। अब ये मिक्स्ड रियलिटी पे बेस्ड हमारा जो हेडसेट है एप्पल विजन प्रो, उसे कह सकते हैं, उससे हम एक नया वर्ल्ड भी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। हम किसी नए वर्ल्ड में जाके गेम भी खेल पा रहे हैं, और साथ साथ हम अपना रियल वर्ल्ड में कुछ प्रोजेक्शन करके कुछ काम भी कर पा रहे हैं। जैसे हमने एड्स में देखा था विजन प्रो की। ठीक है, वो ए आर को प्रमोट कर रहे थे एड्स में, बट एक्चुअल में वी आर के भी फीचर्स है उसमें। हम रियल नया वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी नए वर्ल्ड में जाके गेम्स खेल सकते हैं, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मिक्स रियलिटी यही है, ए आर प्लस वी आर, जब हम दोनों के फीचर्स को कंबाइन करते हैं वो मिक्स रियलिटी का पार्ट है। ठीक है, इसके सिवाय जो ए आर वी आर टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये यहाँ भी यूज़ हो रही है रिटेल इंडस्ट्री में। कुछ प्रोडक्ट शोकेस करने हैं, हमने देखा फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे भी वो ऑप्शंस आ गए हैं कि हमें जैसे कुछ लैपटॉप परचेस करना है तो वो लैपटॉप का हम प्रोजेक्शन देख सकते हैं हमारे डेस्क पे, हम उसका 360 व्यू देख सकते हैं कि किस तरह वो लैपटॉप पड़ा रहेगा डेस्क पे, तो दिखेगा हमारे घर पे ही। वो एक्चुअली फ़ोन के स्क्रीन पे दिखता है, बट वो चीज़ प्रोजेक्ट हो रही है हमारे डेस्क पे कि लैपटॉप है, ठीक है, ये लेना है। इस तरह फ़ोन भी 360 व्यू में दिखते हैं, प्रोजेक्ट होके दिखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे जो जिसमें ऑप्शन आता है कि व्यू इन ए आर, तो उससे सच में वो चीज़ें हमारे रूम के अंदर आके दिखती है कि कैसे लगती है। ठीक है, एक एक ऐप था, शायद उसका नाम था फोटर। ठीक है, फोटर ऐप बहुत पॉपुलर हुआ था कोविड के टाइम पे। इस ये भी यही सेम चीज़ करता था, चीज़ें प्रोजेक्ट करता था। अब इससे सोशल मीडिया पे लोग फोटोज़ डाल रहे थे, मैं भी उनमें से एक था, कि कोई स्पोर्ट्स बाइक प्रोजेक्ट कर दी और पास में मैं खड़ा हूँ, मेरे एक्चुअल में मैं खड़ा हूँ फ्रेम के 20% पोर्शन में, 80% पोर्शन खाली है, सिर्फ वहाँ पे रोड है। तो वहाँ पे मैंने एक बाइक प्रोजेक्ट कर दी, रियल टाइम में वो कैमरा में दिखता है और मैं भी साइड में खड़ा हूँ। तो ये सारी चीज़ें फिर वो फ़ोटो क्लिक कर लिया। अब जो बाइक इंडिया में है ही नहीं, जो बाइक का एक कोई मॉडल है बाइक का, वो उसका एक भी पीस इंडिया में अवेलेबल है ही नहीं, वो भी बाइक हम प्रोजेक्ट करके देख रहे हैं कि मेरे पास में खड़ी है, ऐसा। तो ये ऐप था, किसी को यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो। अभी पता नहीं है या नहीं, कोविड के टाइम पे बहुत चल रहा था ये ऐप। ठीक है, सब लोग यूज़ कर रहे थे इंडिया में। तो ये भी इसी पे बेस्ड था, हम ऑगमेंटेड रियलिटी पे बेस्ड था कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और रियल लाइफ में हम एडवर्टीजमेंट्स में भी यूज़ कर रहे हैं। हमने जैसे देखा है कि प्रोडक्ट्स को यूज़ करके भी देख पा रहे हैं हम। जैसे जैसे हम पेंटिंग्स लेने जाते हैं तो वो पेंटिंग्स को सच में हम देख सकते हैं कि कैसे वो हमारे दीवार पे टांगने के बाद दिख रही है। हम फ़ोन को इस तरह होल्ड करेंगे दीवार की तरफ, दीवार पे कुछ है नहीं एक्चुअल में, पर फ़ोन में दिख रहा है कि वो पेंटिंग दीवार पे लगी हुई है, तो कैसा दिखता है। ये पेंटिंग्स लेने जाते हैं तब ये भी दिखता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इन सब की हेल्प से रियल वर्ल्ड में भी जो एक्सपीरियंसेस है बढ़ा रहे हैं। हम एडवर्टीज कर रहे हैं ए आर वी आर की हेल्प से। हम जैसे फर्नीचर लेने भी हम जाते हैं तो फर्नीचर वाले भी अब बहुत सारे वो यूज़ करने लगे हैं हेडसेट्स की। हाँ, आपके रूम में जाके एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन दिखाएगा, वो डिज़ाइंस में से आप जो चूज़ करोगे वो आप हेडसेट पहनने के बाद अपने रूम में देख सकते हो कि कैसा वो बनाने पे लगेगा, फर्नीचर्स के केस में। ठीक है, तो ये चीज़ें भी वर्चुअल रियलिटी के हेल्प से, सॉरी, ऑगमेंटेड रियलिटी के हेल्प से बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है बिजनेस में भी। ठीक है, तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस थे, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, भर भर के लिख सकते हैं इस तरह। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, जो कि पूरा ही थियोरेटिकल था। कुछ भी इसमें सॉल्व करने वाली चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें ही बस अपने हिसाब से बना के लिखने वाली है।
ठीक है। मिक्स्ड रियलिटी क्या है पूछे तो लिख सकते हैं हम ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, दोनों का डिफरेंस लिख सकते हैं। मेटावर्स क्या है लिख सकते हैं। एनएफटीज क्या होती है, ठीक है। एनएफटीज का फुल फॉर्म लिख लेना है यहाँ पे, नॉन फ्यूजिबल टोकन्स, नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है। ये है एनएफटी का फुल फॉर्म। क्या है, ये हमारी डिजिटल आइडेंटिटी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सिक्योर करता है, मतलब हमारी जो डिजिटल आइडेंटिटी है वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एक्चुअल में ये टोकन ही है हमारी आइडेंटिटी। हम अपना एक स्पेसिफिक टोकन बना सकते हैं। शायद बीच में सेलिब्रिटीज़ ने भी, अमिताभ बच्चन जी और इन्होंने अपना एनएफटी बनवाया था और वो शायद पोस्ट किया था, ऐसी कुछ न्यूज़ देखी थी मैंने, ऐसा कुछ तो था। तो हम भी अपनी आइडेंटिटी डिजिटल वर्ल्ड में बना सकते हैं एनएफटीज के थ्रू, और वो सिक्योर रहती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। और टॉपिक देखते हैं पॉलीगॉन, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे भी पक्का आ रहा है, इसलिए ये भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन एक एक शेप है, एक कैसा भी शेप है, ठीक है। ये स्क्वायर एक पॉलीगॉन है, ऐसा मान सकते हैं। अब ये मान लो ये भी एक पॉलीगॉन है, ठीक है। कोई भी शेप है जिसमें दो रूल्स है, ठीक है। एक तो मल्टीपल लाइंस है, मल्टीपल लाइंस है, और दूसरी चीज़ कि क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है। जैसे ये भी एक पॉलीगॉन है, बट ये क्लोज करने के लिए हमको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जोड़ना पड़ता है। तो इस तरह एक पॉलीगॉन में क्लोज सर्किट होना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल लाइन से क्लोज सर्किट होना चाहिए, तो वो पॉलीगॉन होता है। अब हमको एक क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि जैसे पॉइंट एक दिया हुआ है इस पॉलीगॉन, हमारा एम क्या होता है एक्चुअली, पॉलीगॉन के अंदर कलर फिल करना होता है हमको। एल्गोरिदम्स है ये कलरफुल करने वाली, बॉर्डर फिल और एक फ्लड फिल, दो एल्गोरिदम्स है। तो उनके लिए सबसे पहले हमको एक पॉइंट फाइंड करना पड़ता है कि वो पॉइंट उस उस पॉलीगॉन के अंदर है या बाहर है, ठीक है। क्योंकि हम एक अंदर के साइड पॉलीगॉन के कलर फिल करते हैं तो पॉइंट अगर बाहर है तो वो फिल कलर पूरे स्क्रीन पे कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम पॉलीगॉन के अंदर पॉइंट पहले है या नहीं वो फाइंड करते हैं, अंदर है तो फिर वो पॉलीगॉन के सॉरी कलर फिल करते हैं, ठीक है। तो ये पता कैसे करेंगे कि ये पॉइंट जो है वो पॉलीगॉन के अंदर है या बाहर है? उसके लिए हमारे पास दो टेक्निक्स है, ठीक है। एक है इवन ऑड और एक है यूजिंग वाइंडिंग नंबर, ठीक है। ये दो टेक्निक्स है हमारे पास कि फाइंड कर जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि पॉलीगॉन के पॉइंट अंदर है या बाहर है। ऐसे देखने से तो हमें पता चल रहा है, बट वो टेक्निक यूज़ करके हमें फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल लेते हैं इवन ऑड में। किस तरह, सपोज मैंने ये पॉलीगॉन लिया है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये रेज नहीं होगा, पर मान लो ये इस तरह है। मैं फिर से ही बना देता हूँ। ये एक पॉलीगॉन है, ये लाइन स्ट्रेट हो जा रही है। मान लो ये एक पॉलीगॉन है, ऐसा कुछ हमारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन भी है। और मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट पॉलीगॉन के अंदर है, ये हमें तो दिख रहा है, बट हम कोडिफाई किस तरह करेंगे जिससे ये पता चले कोई पॉइंट अंदर है या बाहर है? पहले इवन ऑड वाली टेक्निक देख रहे हैं हम, उसके बाद हम देखेंगे बाइंडिंग नंबर से कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इवन ऑड वाली टेक्निक के लिए हमको क्या करना है, बस ये जो पॉइंट है इससे एक किसी भी एक साइड लाइन खींचनी है, ठीक है। सपोज मैंने लाइन इस साइड खींच लिया, स्ट्रेट लाइन खींचनी है किसी भी साइड, ठीक है। तो अब ये लाइन खींचने के बाद मुझे देखना है कि कितने पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन पॉलीगॉन के कितने पॉइंट्स पे वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे मैंने एक ही पे इंटरसेक्ट कर दी है, इसका मतलब है ऑड है, ठीक है। वन ऑड है। अब देखो पॉइंट मैंने यहाँ बनाया था, और पॉइंट मैं ले रहा हूँ रेड कलर से, पॉइंट मैंने यहाँ बनाया था, और मैंने एक लाइन खींची थी, किसी भी डायरेक्शन में खींचो, एक लाइन खींचनी है। तो मैंने एक लाइन खींची थी, वो लाइन एक स्क्रीन के कॉर्नर तक जानी चाहिए। ये मान लो स्क्रीन है,
ठीक है, स्क्रीन के कॉर्नर तक जानी चाहिए लाइन। अब उसमें कितने, उस लाइन पे कितने पॉलीगॉन के साइड्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये हमें देखना है। ठीक है, अगर ऑड हो इसका मतलब पॉइंट इनसाइड है, और इवन हो इसका मतलब पॉइंट आउटसाइड है। पॉलीगॉन के इनसाइड और आउटसाइड की बात हो रही है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, एक थोड़ा सा और अच्छा पॉलीगॉन। मान लो ये पॉलीगॉन है, ये मान लो पॉलीगॉन है, और पॉइंट मैं फिर से रेड से ले रहा हूँ, मान लो ये पॉइंट है। अब जैसे मैंने बोला कि किसी भी डायरेक्शन में एक लाइन खींचनी है, मान लो ये एक लाइन खींची इस डायरेक्शन में। अब देखने जैसी चीज़ है कि कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। पहले तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन हो रहा है, दूसरा यहाँ पे हो रहा है, तीसरा यहाँ पे हो रहा है, फिर से 3 आया और ऑड आया। इसका मतलब पॉइंट इज इनसाइड द पॉलीगॉन। ऑड का मतलब इनसाइड है, इवन का मतलब आउटसाइड है। एक बार पॉइंट बाहर लेके भी देखते हैं, ये हटा दे रहा हूँ मैं, एक बार पॉइंट बाहर लेके भी देखते हैं। कोई भी पॉलीगॉन ले सकते हैं। अब सपोज़ ये मेरा पॉलीगॉन है और यहाँ पे मेरा पॉइंट है, और मैं एक लाइन पास कर रहा हूँ इस पॉइंट के थ्रू। पॉलीगॉन को पास होके किसी एक कॉर्नर पे टच होना चाहिए लाइन, ठीक है, स्क्रीन का। तो ये मैंने पास किया लाइन, और अब देख रहे हैं कि कितने पॉइंट्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, और ये चौथा पॉइंट। 4 बार पॉलीगॉन पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो 4 है, इवन है। इसका मतलब पॉइंट जो है वो आउटसाइड है। ये हमने आउटसाइड वाला भी एग्जांपल लेके देख लिया। इनसाइड है मतलब ऑड आएगा हमेशा, आउटसाइड है मतलब इवन आएगा। काउंट चेक करना है कितनी बार पॉलीगॉन के एड्ज पे वो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक और टेक्निक है वाइंडिंग नंबर के थ्रू। अब मैं एक और पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक पॉलीगॉन है, मुझे फिर से पूरा इरेज करना पड़ेगा। मान लो ये कोई भी पॉलीगॉन है, फिर से गलत हो गया। ये एक पॉलीगॉन है, ठीक है। अब इसमें से हमें मार्क करना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट से लेके राइट तक, क्लॉक घूमते है उसके अपोजिट साइड, सारी एडजेस को मार्क करना है। ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह, देखो इससे आइडिया आ गया होगा किस तरह मार्क करना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घूम के फिर से सारी लाइंस पे मार्क करना है, और उल्टी घूम के आनी चाहिए, क्लॉक से उल्टे डायरेक्शन में घूम के आनी चाहिए। अब ये मैंने मार्क कर लिया है। अब मैं कोई भी पॉइंट फिर से ले रहा हूँ, वो जो मुझे चेक करना है कि वो अंदर है पॉलीगॉन के या बाहर है। मैं ये सपोज पॉइंट ले रहा हूँ, ये रेड वाला मेरा जो पॉइंट है। अब मैं ये पॉइंट से फिर से स्ट्रेट लाइन खींचूंगा पॉलीगॉन से पास होते हुए। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, पॉलीगॉन से पास होती है। अब वो ऑड इवन वाला तो हम पता कर सकते हैं ऐसे ही, बट एक वाइंडिंग नंबर भी फाइंड करने को पूछ सकते हैं, तो वो देखते हैं वाइंडिंग नंबर कैसे फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसमें वाइंडिंग नंबर पता करने को बोलेंगे, शायद ऐसे फिगर दिया होगा, उसमें बोलेंगे वाइंडिंग नंबर पता करो। अब वाइंडिंग नंबर पता करने के लिए क्या करना है, पहले तो लाइंस ड्रॉ कर देंगे जैसे मैंने बताया अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद हमारी जो लाइन है वो जिन जिन, हमारी ये वाली ऑरेंज लाइन है, वो जिस जिस ब्लू लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है ना, वो ब्लू लाइन को देखना है हमें ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा हो तो -1 कर देंगे, नीचे की तरफ जा रहा हो तो +1 कर देंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो ये लिया हुआ था, ऑरेंज लाइन ली हुई थी, इसमें मैंने देखा एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और दूसरी एक लाइन है वो नीचे की तरफ जा रही है। दोनों ही इंटरसेक्ट हो रहे हैं मेरी ऑरेंज लाइन से। तो मैंने -1 एक किया और +1 एक किया। इसका मतलब मेरा आंसर आ गया 0। दोनों का सम करना है, जितने भी हो उतने का सम करना है। मान लो ये एक और पॉइंट है मेरा, और ये यहाँ से पास हो गया इसकी लाइन। अब क्या करेंगे इस केस में, मेरा पॉइंट फिर से रेड है।
इस केस में मैंने देखा कि यहाँ पे मेरी एक लाइन ऊपर जा रही है, ये वाली, मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ, ये लाइन मेरी ऊपर जा रही है, तो मैंने एक लिखा -1। अब आगे देख रहे हैं, ये लाइन तो इंटरसेक्ट कर रही नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये नीचे जा रही है, तो नीचे जाने वाली जो लाइन है उसके लिए +1। अब मैंने फिर से देखा, ये एक लाइन ऊपर जा रही है, एक लाइन नीचे जा रही है जिसको वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो -1 और +1, नीचे जाने वाले के लिए +1, ऊपर जाने वाले के लाइन के लिए -1। एरो देखना है ऊपर नीचे, अगर समझ नहीं आ रहा तो ये जो मैंने ग्रीन कलर का एरो ड्रॉ किया है, लाइट ग्रीन कलर का, ये एरो देखना है, एरो ऊपर की तरफ डिनोट कर रहा है या फिर नीचे की तरफ। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो मैं हाइलाइटर हटा देता हूँ। जो हमने एंटी क्लॉकवाइज बनाने के लिए लाइन ड्रॉ किया था, वही लाइन को देखना है कि वो ऊपर की तरफ ले जा रहा है पॉलीगॉन को या नीचे की तरफ ले जा रहा है पॉलीगॉन की लाइन को। अगर ऊपर की तरफ ले जा रहा है तो -1 कर देंगे, और नीचे की तरफ ले जा रहा है तो +1 कर देंगे। उन सब का सम करना है हमको, सभी का एडिशन करना है, वो हमारा है वाइंडिंग नंबर। अब इसमें रूल ये है कि वाइंडिंग नंबर अगर सब कुछ मिलजुल के 0 हो जा रहा है, ये -1 +1 कट हो गया, -1 +1 कट हो गया, ये हो गया 0, उस केस में पॉइंट बाहर है इसके, उस केस में पॉइंट पॉलीगॉन के बाहर है, नहीं तो पॉइंट पॉलीगॉन के अंदर है। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे, ऑड इवन और वाइंडिंग नंबर। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने देख लिए। वाइंडिंग नंबर फाइंड करने का बोल सकते हैं अलग से, या फिर अगर पॉलीगॉन में पॉइंट इनसाइड है आउटसाइड है वो डिटेक्ट करने का बोलेंगे तो हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक था हमारा फाइंड करने के लिए कि पॉइंट अंदर है या बाहर है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हम कि बाउंड्री फिल और ये कैसे काम करते हैं, बाउंड्री फिल और फ्लड फिल एल्गोरिथम्स। तो यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलीगॉन है, यहाँ पे ये हमारा एक पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन मान लो, कोई शेप मान लो। इसके अंदर इसकी बॉर्डर जो है, मैंने नोटिस किया बॉर्डर का कलर जो है वो ब्लू है, बॉर्डर का कलर ब्लू है। अब मुझे इसके अंदर कोई कलर फिल करना है। अब इसमें कैसा होता है, किसी भी पॉलीगॉन के अंदर पिक्सेल्स होते हैं। ठीक है, हमारी स्क्रीन है ये हमारी डिस्प्ले है। डिस्प्ले किससे बनी है, पिक्सल से बनी है, बहुत सारे पिक्सल्स है इसके अंदर। मुझे सपोज फिल करना है इसके अंदर ये वाला कलर, नहीं ब्लू तो साथ में ही है, मुझे सपोज फिल करना है ये ग्रीन वाला कलर। अब मैं ग्रीन वाला कलर एक पिक्सल पे एक टाइम पे फिल कर सकता हूँ पुट पिक्सल फंक्शन से, पुट पिक्सल। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ x और y। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी थोड़ा सा काम आएगा CGM में। x और y कुछ कोऑर्डिनेट है इस पिक्सल के, तो मैं x को पास करूँगा, y को पास करूँगा, कौन सा कलर मुझे फिल करना है, ठीक है, वो कलर पास करूँगा, और एक बॉर्डर कलर क्या है वो पास करूँगा। तो f और b मैंने 4 चीज़ें पास किया है। मैं समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है, x और y हमारे कोऑर्डिनेट्स है, और f जो है हमारा कलर है, कौन सा फिल करना है, जो कि हमारे केस में डार्क ग्रीन है यहाँ पे इस पिक्सल पे, और b जो है हमारा बॉर्डर कलर है, b है हमारा बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर हमने देखा पर्पल है, सॉरी ब्लू है, ब्लूइश है ये वाली। अब बॉर्डर कलर जो है वो अंदर वाले कलर के सेम नहीं होना चाहिए, जो हम कलर फिल कर रहे हैं वो कलर बॉर्डर का कलर नहीं होना चाहिए। अब हम हर पिक्सल को इस तरह चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि हम एक कंडीशन डालेंगे कि जो x और y कोऑर्डिनेट वाला पिक्सल है हमारा, उसका कलर क्या हमारा f के जैसा है, या फिर x और y जो हमारा पिक्सल है x और y कोऑर्डिनेट पे, क्या उसका कलर बॉर्डर कलर जैसा है। अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू होता है तो हम इसको आगे एग्जीक्यूट होने नहीं देंगे, नॉट इक्वल्स टू डाल देंगे ताकि आगे एग्जीक्यूट ना हो, इक्वल्स टू से तो आगे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये इफ कंडीशन डाली हमने। अगर ऐसा होगा तो हमें क्या करना है, पुट पिक्सल कर देना है x और y कोऑर्डिनेट पे, f नाम का कलर डालना है, और ब्लू सॉरी बैकग्राउंड जो है वो b है, ये सॉरी बैकग्राउंड नहीं बॉर्डर कलर b है,
ठीक है, ये बी मान लो ब्लू जो है हमारे केस में, ये वाला, ये जो बॉक्स हमने ड्रॉ किया है उसका कलर है। और एफ जो है हमारा वो है ये डार्क ग्रीन कलर, जो कि हमको फिल करना है उस ब्लू वाले बॉक्स के अंदर, पूरे में फिल करना है। ठीक है, ये मैंने एक पिक्सल फुल फिल किया है सिर्फ। इसी तरह हम पिक्सल्स बाकी सारे पिक्सल्स भी फिल करेंगे। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन कॉल किया, ये मैंने एक सपोज एक फंक्शन बना दिया, ये साइड में ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया, वॉइड कलर फिल, कुछ भी फंक्शन का नाम दे सकते हैं, हो सकता है नोट्स में लग दिया हो। और मैं कलर फिल वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ फिर से। ये रिकर्सिव कॉल है, फंक्शन खुद को ही बुला रहा है। मैंने इसको किन किन पॉइंट्स के लिए कॉल किया वो देख लेते हैं एक बार। मुझे कौन सी जगह पे कलर फिल करना था, यहाँ पे फिगर में देखते हैं एक बार कि मुझे मैंने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वाला कलर जो है वो फिल कर दिया है ग्रीन कलर से। अब मुझे उसके ऊपर वाला पिक्सल, राइट वाला पिक्सल, लेफ्ट वाला पिक्सल और नीचे वाला पिक्सल, ये 4 पिक्सल्स में भी कलर फिल करना है, क्योंकि मुझे पूरे बॉक्स के अंदर, ब्लू बॉक्स के अंदर पूरे में कलर फिल करना है। तो मैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट वाले देखूंगा। अब 2D में देखें तो ये सपोज मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मुझे राइट साइड वाले पे कलर फिल करना है तो एक्स में +1 करेंगे, और ऊपर वाले में कलर फिल करना है तो वाई में +1 करेंगे, ये सबको पता होगा। अब लेफ्ट साइड वाले में फिल करना है तो वाई में -1 करेंगे, नीचे वाले में फिल करना है तो एक्स में -1 करेंगे। सॉरी, ये मैंने उल्टा बोल दिया, वाई में -1 करेंगे तो नीचे वाला फिल हो जाएगा, और एक्स हॉरिजॉन्टली जा रहा है, वाई वर्टिकली जा रहा है, तो नीचे वाले पिक्सल के लिए वाई माइनस करना पड़ेगा। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें ज़्यादा समझने ऐसी चीज़ नहीं है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं मान लो राइट साइड वाले को करता हूँ कलर फिल। तो मैंने कलर फिल कॉल किया, कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे। मैंने दिया x+1, वाई, कलर तो हमारे सेम ही फिल करने हैं, और बैकग्राउंड सॉरी बॉर्डर भी हमारा सेम ही रहेगा। ये मैंने एक कॉल किया फंक्शन कॉल, ये मैं दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। मैंने राइट साइड वाले के लिए फंक्शन कॉल कर दिया, अब लेफ्ट साइड वाले के लिए करते हैं। तो x-1 वाई एफ और बी, एफ और बी हमारा सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एफ जो है वो हमारा कलर है, कौन सा कलर फिल करना है, और बी जो है हमारा बॉर्डर का कलर है। अब हमने चेक किया है बॉर्डर का कलर नहीं होना चाहिए, जो पिक्सल हमने पास किया है वो बॉर्डर के कलर वाला नहीं होना चाहिए, और वो पहले से फिल्ड नहीं होना चाहिए। पहले से फिल्ड है तो उसको फिर से फिल क्यों करेंगे? ठीक है, तो उस केस में ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो उस केस में ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होंगी। हम इसके सिवाय भी और भी चीज़ें लिखेंगे। सबसे पहले तो हमने लेफ्ट और राइट वाला देख लिया, तो अब वाई के साथ करते हैं, एक्स y+1, एक्स सेम रहेगा इस बार, एफ और बी, और हमने एक और फंक्शन कॉल किया एक्स y-1 एफ और बी। ठीक है, ये हमने 4 फंक्शन कॉल किए, और मान लो इसके बाद ये क्लोज कर दिया, हमारा फंक्शन ख़त्म हो गया। ये कंडीशन क्लोज हुई थी और ये क्लोज हुआ था हमारा फंक्शन वाला। तो हमने क्या किया, एक पिक्सल लिया, वो अगर फिल्ड नहीं है तो उसको फिल किया, प्लस उसके ऊपर वाला, नीचे वाला, राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, सबके लिए वो सेम फंक्शन कॉल कर दिया। मतलब सभी फील्ड नहीं होंगे पहले से, अगर तो हो जाएंगे, और बॉर्डर होगी तब तक फिल होंगे, बॉर्डर आएगी फिर ये कंडीशन इफ वाली फॉल्स हो जाएगी, मतलब वो फिल नहीं होगा। बेसिक सी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा सोचने वाली चीज़ें नहीं है इसमें। अब इसमें भी एक एज केस लेते हैं हम। एज केस मतलब एक भूल गए हम ऐसा कोई सिचुएशन जो जो हमारे इस कोड को गलत बना रहा है। मान लो ये एक एरिया है इस डिस्प्ले के अंदर, ये हमारा पॉलीगॉन है मान लो, और ये जो मैं बना रहा हूँ वो पिक्सल्स है। अब मान लो ये हमारा पिक्सल्स है। अब मैंने चलाया, सबसे पहले इसके लिए यहाँ मैंने कलर कर दिया, उसके ऊपर लेफ़्ट राइट और नीचे वाले मैंने कवर कर दिए। अब मान लो कोई और पिक्सल चला रहा हूँ मैं, उसको मान लो ये वाला चला रहा हूँ मैं, मान लो ये भी चला लिया मैंने। ऊपर वाले के लिए भी तो फंक्शन कॉल होंगे, रिकर्सिव कॉल, तो उसके लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे वाले कॉल हो जाएंगे। इसके भी लेफ़्ट, ये वाले फंक्शन के लिए जब कॉल हुआ होगा तब वो बाकी उसके लेफ़्ट और राइट वाले भी फिल कर देगा, सारे फिल कर देगा जितने पिक्सल्स हैं। उसके बाद ये वाला जो है ना, वो ये राइट वाला, ये वाला और ये तीनों चेक करेगा। कौन से? एक सेकेंड, ये जो है, मैं
साइज़ भी कैसे कम करूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये वाला जो है, ये वाला क्या कह सकते हैं, पिक्सल है, ये वाला पिक्सल इसके लिए चेक करेगा, इसके लिए चेक करेगा और इसके लिए चेक करेगा। वो अपने, सॉरी, इसके लिए चेक नहीं करेगा, बीच वाले के, सिर्फ लेफ्ट और राइट के लिए चेक करेगा। हमको ये वाला अगर पार्ट फिल करना है तो उसको चेक करने के लिए हमको डायगनली भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर वाला, राइट वाला, नीचे वाला और लेफ्ट वाला तो है ही नहीं, ऊपर राइट नीचे वाला ऑलरेडी फिल हो गया है, बट इसके डायगनली वाला जो है वो अभी भी फिल नहीं हुआ, पर एल्गोरिदम के हिसाब से सारे सारे फिल हो गए हैं, इसलिए उसने फिल करना छोड़ दिया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डायगनल वाला भी एक केस ले लेंगे फंक्शन कॉल के लिए। डायगनल के लिए क्या हो रहा है, देखो इस साइड जाना है तो x-1 करना पड़ेगा और y+1 करना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल, इसको माइंड में रख के चलना है। लेफ्ट में ऊपर जाना है तो x में से -1, y में से +1 करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड नीचे जाना है तो x-1 और y-1। राइट साइड ऊपर जाना है तो x+1 y+1, और राइट साइड नीचे जाना है तो x-1 और x+1 y-1। राइट साइड तो जा रहे हैं पर नीचे जा रहे हैं, पर राइट साइड नहीं जा रहे, सॉरी दोनों साइड जा रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट एक बार फंक्शन में लिखेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे तब समझ आ जाएगा। हमको 4 और चीज़ें देखनी है डायगनली जो हम देख रहे हैं। ठीक है, पहला हमने कलर फिल किया x+1 और y+1, ये हम मार्क कर देते हैं कौन सा फिल हुआ, f और b। देखो x भी बढ़ा, y भी बढ़ा, मतलब ये इस साइड हुआ। ठीक है, तो डायगनली राइट साइड वाला कवर हो गया। एक और कलर फिल कॉल करते हैं x-1 y-1 के लिए, f b। तो एक और फंक्शन कॉल हुआ x-1 और y-1, मतलब लेफ्ट साइड नीचे वाला भी कवर हो गया, ये दो डायगनल कवर हो गए। फिर एक और फंक्शन कॉल करते हैं कलर फिल x+1 y-1, f और b। अब ये कौन सा हुआ, x में एक इंक्रीमेंट किया तो राइट साइड एक इंक्रीमेंट हुआ, और y में एक डिक्रीमेंट किया तो नीचे की तरफ गया, तो ये वाला जो था राइट साइड नीचे वाला वो कवर हो गया। और एक लास्ट जो बचा है हमारा कलर फिल x-1 और y+1, और सॉरी f और b। तो ये हमारा चौथा जो डायगोनल बचा था, x-1 मतलब लेफ्ट साइड और y+1 मतलब ऊपर, तो ये वाला जो डायगोनल बचा था, तो ये चारों ही डायगोनल अब हमारे कवर हो गए हैं। और ये अब हम इसको बोल सकते हैं कि पूरा कोड है 8 सेगमेंट्स वाला। इसमें हम कौन से चेक कर रहे हैं, एक पिक्सल हमने कलर फिल किया तो उसके ऊपर वाला, राइट वाला, नीचे वाला और लेफ्ट वाला, ये तो हमने 4 चेक किए ही यहाँ पे। फिर हमने डायगनली भी चेक कर लिया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट पता है कि एक्स वाई इंक्रीमेंट करने पे किस साइड जाएगा वो ग्राफ, तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरह काम कर रही है। अभी के लिए ये था हमारा कलर फिल जो था, ये एक्चुअल में मैंने प्रॉब्लम को नाम नहीं दिया, ये है बाउंड्री फिल एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कह लो या मेथड कह लो, किस तरह बाउंड्री फिल हो रही है। एक और है हमारा फ्लड फिल करके। ठीक है, फ्लड फिल क्या होता है, सेम ही चीज़ है। फ्लड फिल में हमारा है ना, थोड़े पैरामीटर्स चेंज होंगे सिर्फ फंक्शन में, बाकी सब कुछ सेम ही है। अब हमने ये केस तो मान लिया कि बॉर्डर हमारा ब्लू कलर का था। इस केस में मान लो बॉर्डर अलग अलग कलर के हो सकते हैं। मान लो बॉर्डर के 2 साइड्स जो है वो ब्लू कलर के हैं। ये मेरे चारों साइड्स ब्लू कलर के बन गए, मैंने 2 साइड्स हटा दिए और मैं 2 साइड्स और बना रहा हूँ जो मैं ग्रीन कलर के बना देता हूँ। ये मेरी बॉर्डर है और मैंने मल्टीपल कलर्स की बॉर्डर बना दिया। अब जो है ये बी था, ये फिक्स नहीं है, ये वेरी कर रहा है। तो मैं इस केस में बॉर्डर का कलर फिक्स ना हो, उस केस में ये एल्गोरिदम अप्लाई नहीं कर सकता जो बाउंड्री फिल एल्गोरिदम था। तो उस केस में मेरे को कोई और एल्गोरिदम अप्लाई करना पड़ेगा। उस एल्गोरिदम को मैं बोल रहा हूँ फ्लड फिल एल्गोरिदम। इस चीज़ में हम क्या नोट करेंगे, जैसे हम कलर फिल कर रहे थे और जो बॉर्डर वाला कलर है वो नोट में रख रहे थे, इसमें हम क्या नोट करेंगे कि जहाँ हमको कलर फिल करना है वहाँ ओल्ड कलर क्या है। ठीक है, यहाँ पे पहले से वाइट कलर किया हुआ है तो मैं ओल्ड में ले रहा हूँ वाइट। अब जहाँ जहाँ वाइट है ना, सिर्फ हम उन्हीं को ही
कलर करेंगे, बाकी सबको इग्नोर करेंगे। तो इस बार कंडीशन में डाल देंगे सिंपल कि इफ़ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो हमारे पास आया है वो ओल्ड कलर है या नहीं। ठीक है, अगर ये ओल्ड कलर होगा, नॉट इक्वल्स टू ओल्ड होगा, मतलब ये बॉर्डर पे है या फिर बॉर्डर के बाहर कोई और कलर है तो वहाँ पे है। नॉट इक्वल्स टू ओल्ड के केस में जनरली बॉर्डर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पिक्सल है तो उसके राइट साइड में बॉर्डर ही है, तो वो बॉर्डर वाला कलर डिटेक्ट करेगा। पर बॉर्डर की कलर ग्रीन या ब्लू हो सकता है, तो ये नॉट इक्वल्स टू ओल्ड करेगा। इसका मतलब वाइट इक्वल्स टू ओल्ड करेगा। सॉरी, मैं फिर से कंफ्यूज हो रहा हूँ। वाइट कलर है तो ही वो अंदर जाएगा और वो फिल कर देगा न्यू कलर। न्यू कलर में कौन सा होगा जो हमको फिल करना है। समझो न्यू में हमारे पास है, पिछली बार ग्रीन था, इस बार हम मान लो ऑरेंज ले रहे हैं। अब न्यू में हम ऑरेंज फिल कर रहे हैं, तो सेम चीज़ होगी, एकदम सेम चीज़। बस पहले क्या था, हम बॉर्डर कलर को नोट में रख रहे थे, इस बार बॉर्डर के कलर मल्टीपल है, तो हम सिर्फ ओल्ड और न्यू माइंड में रखेंगे। अगर ओल्ड है वाइट तो उसको कर दो न्यू। अब फिल करने के लिए हमारे पास ये फंक्शन था पुट पिक्सल करके। पुट पिक्सल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे पड़ा है, उसको ऑरेंज से फिल करना है। ऑरेंज का नाम है न्यू, यहाँ पे जो न्यू है। अब जहाँ जहाँ ओल्ड कलर फिल किया हुआ है वहाँ वहाँ न्यू कलर फिल हो जाएगा, और फिर सेम फंक्शन कॉल करना है उसके नीचे वाले के लिए, राइट वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए, लेफ्ट वाले के लिए, और डायगनली सारे साइड्स के लिए। कौन सा बच गया, ये वाला। इन सारे साइड्स के लिए हम सेम फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन का नाम कुछ भी रख लो, उसमें मैंने फंक्शन का नाम रखा था कलर फिल, इसमें रख लो फ्लड फिल वाला, ये फंक्शन का नाम रख लो और वाइड रिटर्न टाइप दे दो, और सारे फंक्शन को कॉल कर दो इन सारे डायरेक्शन वाले पिक्सेल्स के लिए। सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज करना है, x+1 y+1 के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। तो ये थे हमारे दो मेन एल्गोरिदम्स। हमने देखा कि कैसे पॉलीगॉन के अंदर है या बाहर है पॉइंट वो डिटेक्ट करते हैं। दो टेक्निक्स देखी और ये दो एल्गोरिदम्स देखे कि कलर फिल करते कैसे। हमने इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी किया हुआ है। पेंट नाम का जो सॉफ्टवेयर आता था, हम उसमें एक बकेट वाला टूल आता था, वो हम क्लिक करते थे तो जो शेप के अंदर क्लिक करते थे वो शेप पूरा फिल हो जाता था। पेंट टूल हमने स्कूल में यूज़ किया, तब ये बहुत किया था। और उस शेप में कहीं भी थोड़ा सा भी टूटा हुआ होता था, एड्ज क्लोज नहीं होता था, तो वो पूरा कलर बाहर फैल जाता था। ये हमने किया था, बहुत सारे स्केचेस बनाए थे उस वक्त। तो उस वक्त हमने सच में ये इम्प्लीमेंट किया था। वो चीज़ काम कैसे करती है हर पिक्सल पे, ये चीज़ हमने देखा फ्लड फिल और बाउंड्री फिल से आज इतने सालों बाद। तो वो यादें भी ताज़ा हो गई। ठीक है, तो ये थी हमारी दो फ्लड फिल और बाउंड्री फिल एल्गोरिदम, और कैसे ये चीज़ काम करते हैं हमारा पॉलीगॉन वाला।